मैं आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से हमारी राज्य प्रभारी बहन पुष्पांजलि जी का, हमारे मंडल प्रभारी श्री तरुण भाई का और हमारे इस पतंजलि योग समिति के संरक्षक श्री राम सिंह जी का। विशेष आभार व्यक्त करता हूं श्री विवेक नारायण जी का जो यहाँ के महापौर हैं। श्री राधा रमन दास जी का विशेष आभारी हूँ। आरपी शर्मा, राजेश भाई, राजीव भाई, सुश्री पार्थसारथी बहन, श्री राम प्रकाश जी और श्रीमती सुमन अग्रवाल, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन संयोजन में भूमिका निभाई है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं ले पाया, ऐसे सभी कार्यकर्ता, भारत स्वाभिमान के पदाधिकारी, पतंजलि पीठ के पदाधिकारी जिन्होंने इस आयोजन में आपके नगर में आया हूं, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति है और आनंद की अनुभूति का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई के प्रथम पंक्ति के शहीदों में जिनकी गिनती होती है, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनकी कर्म भूमि पर मैं आया हूं। इसका मुझे बहुत आनंद है और आते ही मुझे एक सुखद समाचार आपके महापौर जी का मिला कि यहाँ एक ज्योति जलाने का काम पिछले वर्ष शुरू हुआ है उनकी समाधि पर। हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष पूरे हुए पिछले साल, उस निमित्त से यहाँ पर ज्योति जलाने का काम, जो अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित करने का काम हुआ है। ये बहुत आनंद और सुख की बात है। इस देश के शहीदों की जहाँ समाधियाँ हैं वहाँ पर सभी जगह ऐसा होना ही चाहिए। ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम आज़ादी के 62 साल के बाद कुछ शहीदों को याद कर पाएँ और ये काम कर पाएँ तो ये हम अपने ही पाप को कुछ कम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये तो काम 1947 में ही होना चाहिए, आज़ादी मिलते ही ये काम होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी दिलाई है अगर उनके प्रति हम सम्मान नहीं कर सकते, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते, तो हमसे ज़्यादा कृतज्ञ और कौन हो सकता है। तो ये आनंद का समाचार मुझे मिला, इसके लिए मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये काम करने में सक्रिय सहयोग दिया होगा। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू हुआ है पिछले जनवरी 5 से 2009 में। ये अभियान संपूर्ण भारत देश में शुरू हुआ है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं, मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा इस अभियान में 680 जिलों के जिला प्रभारी हैं, 31 राज्यों के राज्य प्रभारी हैं और सारे देश में करीब 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो इस अभियान के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारी ऐसी कोशिश है कि जनवरी 2010 तक इस अभियान में लगभग 11 लाख लोग पूरे देश में सक्रिय सहभागी हो जाएंगे और अगले वर्ष से परम पूजनीय स्वामी जी खुद एक एक जिले के प्रवास पर निकलने की तैयारी में है। तो हमारा अनुमान है कि स्वामी जी का जो जिलों का प्रवास होगा और अगर वो 2 साल चल गया तो सारे देश के करीब 5 करोड़ लोग इस अभियान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ काम करना चाहते हैं। एक बार हमारा संगठन खड़ा हो जाए, हमारी शक्ति हो जाए, तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। और वो काम क्या करना चाहते हैं, अगर एक वाक्य में कहूँ तो शहीदों के अधूरे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है। हमारे देश के क्रांतिवीरों के, हमारे देश के शहीदों के, हमारे देश के महापुरुषों के जो सपने हैं भारत के बारे में, ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा भारत होना चाहिए, वही हम पूरा करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सारे सपने, सारे आदर्श जो क्रांतिकारियों ने देखे, शहीदों ने देखे, वो आज़ादी मिलते ही पूरे होते, लेकिन नहीं हो पाए हैं। उसके कुछ गंभीर कारण हैं। उन कारणों की जांच पड़ताल करके उनका कोई समाधान निकालने के प्रयास में हम सब लोग हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारे देश की आज़ादी बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। हमारी आज़ादी का मूल्य, हमारी आज़ादी की कीमत अगर आप जानना चाहें
तो 2-3 जानकारियों से आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। पहली जानकारी ये कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों के जो बलिदान हुए, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे के जो बलिदान हुए, ऐसे बलिदान हमारे देश में 7,32,780 हुए। 1-2 बलिदान के बाद आजादी नहीं आई है। अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं, क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुचि नहीं है लाने में, कोई रस नहीं है। मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन क्रांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट और डेथ वारंट अभी तक भारत नहीं पहुंचे। आजादी के 62 साल में 63वां साल शुरू हो चुका है। जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई, ऐसे बहुत शहीद हैं। लंदन की जेलों में उनके डेथ वारंट पड़े हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। कई शहीदों की अस्थियां वहां जेलों में रखी हुई हैं, वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं। ये हमारे देश के आजादी के बाद के जो नेता हैं, शासक हैं, उनका असली परिचय देने के लिए काफी है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। तो जो काम शहीदों के आजादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम अधूरा है, वो हमें पूरा करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान अभियान बना है। हमारे शहीदों की जो शहादत है, मैंने बताया 7,32,780 क्रांतिकारी इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चढ़ा दिए गए। ये संख्या उन क्रांतिकारियों की है। इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे देश के साधारण नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार किए और उनमें जो लोग मारे गए, मैं उनको भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं मानता। वो संख्या 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़। एक ही उदाहरण से बताता हूं। आप ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर के नजदीक में एक बड़ा नगर है, उसका नाम है कानपुर। कानपुर के पास एक छोटा सा स्थान है बिठूर। बिठूर वो स्थान है जहां 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठकें हुई हैं। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाएं बनाई, सबसे पहले वो बिठूर से बनी। और अंग्रेजों को बिठूर आंख में चुभता था, तो अंग्रेजों ने उस बिठूर के ऊपर क्या अत्याचार किए, उसकी एक ही बानगी देता हूं कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बिठूर पर हमला किया था। ये 1857 के बाद की घटना है। उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे। 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेजों। और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला, उनको बाद में नीम के पेड़ों से, पीपल के पेड़ों से, बरगद के पेड़ों से फांसी लटकाकर छोड़ दिया था, ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो, आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। अब बिठूर जैसे नगर में 24,000 लोगों की शहादत हुई है आजादी के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं, बिठूर जैसे भारत में 350 नगर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था। अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तोड़ी थी। तो लगभग 4.5 करोड़ भारतवासी इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होकर शहीद हुए। उनकी शहादत को भी नमन है। जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उनको तो हम नमन करते ही हैं। जिन क्रांतिकारियों को अत्याचारों से मार डाला अंग्रेजों ने, उनके प्रति भी हम अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, नमन प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। अफ्रीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का 450 साल के लिए। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, वो अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का लगभग 400 साल के लिए। इसी तरह से लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर। जापान गुलाम हुआ है अंग्रेजों का
चीन कुछ दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। दुनिया में ऐसे 50 देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। लेकिन इन 50 देशों का इतिहास जानने के बाद जो महत्व की बात पता चलती है वो ये कि किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं हुई हैं, इतनी शहादत नहीं हुई है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हुई, किसी भी देश में नहीं। अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास हम पढ़ते हैं, पता चलता है थोड़े से लोगों ने अफ्रीका की आज़ादी हासिल कर ली। अल्जीरिया की आज़ादी बहुत कम लोगों ने हासिल कर ली। रोडेशिया, इथियोपिया, सोमालिया, इन सब देशों की आज़ादी थोड़े से लोगों ने हासिल कर ली। लैटिन अमेरिका के देशों में थोड़े से लोगों ने अपने देश को आज़ाद करा लिया। ये भारत अकेला देश है दुनिया के 50 देशों में जहां की आज़ादी लाने में हमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बलिदान देने पड़े। हमने तो अभी इस पर कोई काम नहीं किया है कि ये 4.5 करोड़ लोगों के नाम क्या हैं, उसकी कोई सूची अभी तक भारत सरकार ने तैयार नहीं की। ये तो अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़े हैं, उनमें से निकाल कर लाई गई छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमको पता चलता है। तो बहुत कीमती है आज़ादी, बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस देश की आज़ादी। इस देश की आज़ादी की कीमत क्या है अगर आप जानना चाहें तो उन शहीदों के, महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के परिवारों से पूछिए जिन्होंने कुछ ना कुछ बलिदान किया है इस देश की आज़ादी। वो बताएंगे कि क्रांति की कीमत क्या है। महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है, पुणे नाम का एक शहर है, वहां पर एक ही परिवार, चाफेकर परिवार के 3 नौजवानों को फांसी हुई थी। एक ही परिवार में 3 बेटे थे, तीनों फांसी पर चढ़ गए। चाफेकर बंधुओं के परिवार में जाकर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है, स्वतंत्रता की कीमत क्या है। तात्या टोपे के परिवार में अगर आप जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है। भगत सिंह के परिवार में जाकर पूछेंगे तो अंदाजा लगेगा आज़ादी की कीमत क्या है। हमारे जैसे लोगों ने, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश के स्वाधीनता संग्राम में, उनको आज़ादी की वास्तविक कीमत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि दिल में उतना दर्द होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसको समझने का। बहुत कीमती है ये आज़ादी जो भी आई है, लेकिन दुख उससे भी बड़ा ये है कि ये जो आज़ादी आई वो शहीदों के सपनों के अनुरूप नहीं आई। हमारे क्रांतिकारियों के जो सपने थे उसके अनुरूप ये आज़ादी तो नहीं है। सबसे बड़ा सपना ये था कि आज़ादी के पहले भारत जितना बड़ा था, आज़ादी के बाद भी भारत उतना ही बड़ा होना चाहिए भौगोलिक रूप से। माने भारत की सीमाएं जहां तक लगती थी आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के भारत की सीमाएं भी उतनी ही होनी चाहिए थी। आपको मालूम है आज़ादी के पहले का भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आज़ादी के पहले का भारत इस समय के भारत से बहुत बड़ा भारत था, लेकिन आज़ादी मिलते ही भारत के टुकड़े हुए और इस देश की आज़ादी खंडित हो गई। हमारे किसी भी शहीद ने ये सपने में नहीं सोचा था कि आज़ादी मिलते ही देश का खंड खंड बंटवारा होगा, देश को तोड़ना पड़ेगा। मुझे वो दिन याद आपको कराना है। 1905 में अंग्रेजों ने इस देश में एक बहुत बड़ा खेल खेला था। अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में हुआ करता था, उसका नाम था कर्जन। कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। उस जमाने का जो बंगाल था वो आज के जमाने से बहुत बड़ा था। अभी का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा, अभी का हमारा जो बिहार है, अभी का हमारा जो उड़ीसा है, झारखंड है, इतना बड़ा इलाका था बंगाल का। और भारत के ऊपर के जो छोटे छोटे 7 प्रदेश हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह वगैरह, इनको मिलाकर पूरा बंगाल था। उस बंगाल को अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। पूर्वी बंगाल अंग्रेजों ने मुसलमानों को दे दिया, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को दे दिया। ये कर्जन नाम के एक अधिकारी ने 1905 में किया था। माने संप्रदाय के आधार पर भारत बटे
संप्रदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बंटवारा हो, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से। लेकिन हमारे क्रांतिवीरों की ताकत, उनका पराक्रम, उनका हौसला, उनकी दूरदृष्टि, वो इतनी काबिले तारीफ है कि अंग्रेजों की इस चाल को उन्होंने नाकाम कर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने 1905 में ये बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो गए। कहाँ लाला लाजपत राय उत्तर भारत के थे, कहाँ लोकमान्य तिलक पश्चिम भारत के थे, कहाँ विपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के थे, कहाँ अरविंदो घोष पूर्वी भारत के थे। ये सारे क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे हो गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और अंग्रेजों के संप्रदाय के आधार पर बंटवारे का पूरी ताकत से विरोध किया। और विरोध भी ऐसे किया कि अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। और इन क्रांतिवीरों का ये कहना था कि अंग्रेजों की ताकत और हैसियत इस देश में जो बढ़ी, वो उनके व्यापार से बढ़ी। उनका माल हमने खरीदा, उनको पैसा मिला, उस पैसे से उनको ताकत मिली। तो इन क्रांतिकारियों का कहना था कि ये ताकत इनकी छीन लो, इनका माल बिकवाना इस देश में बंद करा दो, और अंग्रेजों को जब पैसे नहीं मिलेंगे इस देश भारत से तो कमजोर पड़ेंगे, तब ये हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे। सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1905 से 1911, 6 साल में स्वदेशी आंदोलन में 1,24,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। और ये उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास थी। और इन क्रांतिकारियों ने, इन नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि 1911 में जाकर अंग्रेज सरकार को बंगाल का बंटवारा वापस लेना पड़ा। ये अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखिरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया, कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रद्द करना पड़ा और बंगाल का बंटवारा खत्म करना पड़ा। हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश उन्होंने की थी, उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे, सार्थक रहे। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बंटवारे को हमने 1905 में खत्म करा दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर, जिस बंगाल को फिर से एक करा दिया इस देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी देश का बंटवारा 1947 में हम रोक नहीं पाए। और वही बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर फिर हुआ। पहले बंगाल का हुआ था, बाद में पूरे देश का हो गया। आप पूछेंगे जी क्या कारण था, क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई, क्या उनका उत्साह खत्म हो गया, उनके पराक्रम में कोई कमी आई, ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 1911 में हम अंग्रेजों की चाल को नाकाम करें और 1947 में अंग्रेजों की वही चाल कामयाब हो जाए। उसका एक ही कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे, उनके मन में सत्ता और सिंहासन का कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। उनको ना सत्ता चाहिए थी, ना सिंहासन चाहिए था इस देश का। वो तो लड़ रहे थे किसी आदर्श की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के। और आदर्श और उद्देश्य ये था कि भारत देश अखंड रहे, ये टूटे नहीं, किसी भी स्तर पर ये देश का बंटवारा ना हो। तो आदर्श और उद्देश्य जब ऊंचे होते हैं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है। शायद ईश्वर ने हमारी मदद की। शहीदों के आदर्श बहुत पवित्र थे, बहुत ऊंचे थे, और 1905 का बंटवारा टालने में हम सफल रहे। लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुषों के चेहरे बदल चुके थे। 1947 तक आते आते कई महापुरुषों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंहासन का लोभ जग गया था। कई महापुरुषों के मन में ये तय हो गया था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है या उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये सत्ता और सिंहासन का लोभ जब चढ़ा तो भारत के बंटवारे को हम रोक न सके। एक ही देश में दो लोगों ने जब दावेदारी ठोक दी कि मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूं, उस प्रधानमंत्री पद के लालच ने इस देश को बंटवारा करा दिया। अन्यथा 1947 में भी ये देश बंटता नहीं,
ये देश टूटता नहीं, खंड खंड रहता, माने नहीं होता। सत्ता और सिंहासन का लालच आया 1947 में। अपने अपने तरीके से लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की और वो दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिनके मन में ये लोभ है, अब उनको ही हम अपना इस्तेमाल करें कठपुतली की तरह से, तो वो ही हमारे बंटवारे को स्वीकार करेंगे। और वही हुआ इस देश। दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने, दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की जिद ने इस देश के दो टुकड़े करा दिए। एक देश में दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, दो देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उस चक्कर में ये देश बटा, नहीं तो बटता नहीं, 1947 में भी नहीं बटता। हमारे देश में यही हुआ जो गड़बड़ी का बीज डाल गया, सूत्रपात कर गया। 1947 के पहले के क्रांतिकारियों का सत्ता और सिंहासन का लोभ नहीं, देश और आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान ये सपना, 47 तक आते आते सत्ता और सिंहासन महत्वपूर्ण हो जाए और अपने को कुर्बान कर देने की और अपने को बलिदान करने की बात पीछे हट जाए तो देश बंटता है। और वो बंट गया और वहीं से खंडन शुरू हो गया इस देश के। विभाजन के बीज बोए, फिर विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने तो एक बहुत बड़ी चाल खेली थी कि भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा ना हो, भारत के एक एक राज्य का अलग अलग बंटवारा हो जाए। 565 रियासतें थी, हर रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था कि आप चाहो तो भारत में मिलो, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो स्वतंत्र हो जाओ। तो बहुत सारी रियासतें ये सपना देख रही थी कि हम तो अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर उसमें से एक था, जूनागढ़ उसमें से एक था, भोपाल उसमें से एक रियासत थी, हैदराबाद उसमें से एक रियासत थी। ये तैयार नहीं थे भारत में मिलने के लिए। इनका सपना था कि हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। ये तो भगवान ने उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रस्तुत किया इस देश के लिए और उन्होंने 565 राजा महाराजाओं को किसी तरह से डरा कर, धमका कर, पुचकार कर, प्रेम करके, मोहब्बत करके भारत में विलय करने के लिए मंजूर करा लिया। वरना अंग्रेज तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे। भारत को छोड़ते समय भारत के 565 टुकड़े हो जाएं, ये उन्होंने खेल खेला। सरदार पटेल नहीं होते तो भारत आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख पा रहे हैं। सरदार पटेल लेकिन भारत के पाकिस्तान बनने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वहां उनकी बहुत सारी चीजें चल नहीं पाई। पाकिस्तान भी नहीं बंटता अगर सारी कुछ सरदार पटेल की चली होती तो। पाकिस्तान भी अलग नहीं होता अगर सब कुछ उनकी चली होती तो। जहां तक उनकी चली और जहां तक उनकी सीमा थी करने की, उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को एक कर दिया। लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है इस देश की, और वो कहानी ने हमको मजबूर किया है कि हम भारत स्वाभिमान जैसा अभियान चलाएं। कहानी सीधी सी ये है कि आजादी आई, हमारी सरकार बनी, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सीधी सी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आजादी लाई है, उनके सपने क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करे। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे शहीदों के सपने क्या हैं? छोटी छोटी से सपने हैं उनके, बहुत बड़े नहीं है। मैं कुछ शहीदों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। एक बड़े शहीद इस देश के, अमर शहीद जिनको कहा जाता है, भगत सिंह, उन्होंने जेल में एक डायरी लिखी अपनी। आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी उनके दो आरोपों के आधार पर। एक तो एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था, और दूसरा उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली माने हमारी आज की ये संसद जो चलती है दिल्ली में, उस जमाने में इसको असेंबली कहा करते थे। तो संसद में बम फेंका था, उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। बम में कोई छर्रे नहीं थे, कोई गोला बारूद नहीं भरा हुआ था। उसमें कुछ पर्चे भरे हुए थे कागज के, और उन पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, ये लिखा हुआ था। और दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजियत को भी भारत छोड़ देना चाहिए।
अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है, उस पर्चे में इतनी ज्यादा स्पष्टता से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आज अंग्रेज भारत से छोड़ते हैं तो उनकी कुछ इज्जत बची रहेगी सारी दुनिया में, नहीं तो कल हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो सारी दुनिया उनको थू थू करेगी। जब हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो दुनिया में अंग्रेजों की बेइज्जती और अपमान होगा, और अंग्रेज आज अगर खुद छोड़कर चले जाएंगे तो उनका सम्मान होगा सारी दुनिया में। ये स्पष्ट रूप से उस पर्चे पर लिखा हुआ था। किसने तैयार किया था वो पर्चा? हमारे देश के जो अमर शहीद भगत सिंह, इनके एक सहयोगी थे मनमथनाथ गुप्त, उन्होंने वो पर्चा तैयार किया था। और वो पर्चा क्या था? हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना था, उस संगठन का घोषणा पत्र था वो। इस संगठन की नींव पड़ी थी 1924 में। बनारस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, और चूंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी तो उनको जीवन भर के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया। महासचिव इसके बने थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, कोषाध्यक्ष बने थे मनमथनाथ गुप्त, फिर इसके प्रचार प्रसार विभाग के मंत्री बने थे शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी। ऐसे करके क्रांतिकारियों ने यह संगठन खड़ा किया था। इसका एक घोषणा पत्र जारी हुआ था कि हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं, और उस घोषणा पत्र का नाम दिया गया था द रिवॉल्यूशन, माने क्रांति। उसमें कुछ बिंदु तय किए गए थे और वो बिंदु शहीदों के सपनों को बताते हैं। पहला बिंदु ये था कि अंग्रेज भारत छोड़े। दूसरा बिंदु था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत भी भारत छोड़े। अंग्रेजियत को उन्होंने व्याख्यायित किया था, परिभाषित किया था कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे कानून, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी व्यवस्थाएं, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी नीतियां, अंग्रेजों का बनाया गया पूरा का पूरा तंत्र, ये भी भारत से जाना चाहिए। खाली अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, इतने से बात नहीं बनेगी। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्थाएं, अंग्रेजों का सब कुछ जो तंत्र में समाहित है, ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी जाना चाहिए। और आजादी के बाद भारत में स्वदेशी तंत्र आना चाहिए, स्वराज्य आना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र शब्द पर जोर था उस घोषणा पत्र में। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे अपने कानून होने चाहिए। ये सब कुछ रिवॉल्यूशन में लिखा गया था, और ये रिवॉल्यूशन जारी हुआ 1924 में। ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में फेंका था बम के साथ, संक्षिप्त रूप। और उन्होंने कहा था कि इस कार्य के लिए अगर हमको अपना बलिदान देना है, कुर्बानी देना है, तो भी हमें मंजूर है। तो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी तंत्र सब खत्म करना था। ये हमारे देश के शहीदों का सपना था। खाली अंग्रेजों को भगा देना है, इतने से बात नहीं बनने वाली थी। महात्मा गांधी ने तो आजादी के समय 1946 में ये बात कही थी बहुत स्पष्टता से। किसी अंग्रेज पत्रकार ने, जो लंदन से आया था गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए, बीबीसी का पत्रकार था, उसने जब गांधी जी को ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेज चाहें तो भारत में मेहमान बन के रह सकते, लेकिन हमें अंग्रेजियत को इस देश से विदा करना है। अंग्रेज चाहें तो इस देश में रहें मेहमान बन के, जब तक उनकी इच्छा हो। हम उनके मेहमान बनकर इस देश में रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने जो तंत्र बना दिया है इस देश में गुलामी का, जो कानून बना दिए हैं, वो तो हमें नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी। उसे तो हम खत्म करेंगे इस देश में। अब आप जानते हैं महात्मा गांधी का रास्ता था अहिंसा वाला, शहीद आजम भगत सिंह का रास्ता था हिंसा वाला। दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले क्रांतिकारी, मैं इन दोनों को कैंची जैसा मानता हूं। कैंची होती है ना, उसमें दो फाले होते हैं, दोनों ही काटते हैं, एक हिंसा से और एक अहिंसा से। ये दोनों ही तरह के क्रांतिकारी भारत की आजादी की कैंची जैसे थे, जो काटना चाहते थे इस पूरी गुलामी की बेड़ियों को, एक अपने तरीके से, दूसरा अपने तरीके से। तरीके अलग थे, उद्देश्य एक ही था।
ये कितनी अद्भुत साम्यता है कि शहीद आजम भगत सिंह 1924 में, राम प्रसाद बिस्मिल 1924 में, चंद्रशेखर आजाद 1924 में जो बात कह रहे हैं, गांधी जी उसी को कह रहे हैं 1946 में। वो कह रहे हैं हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए, और 1924 में ये क्रांतिकारी कह रहे हैं हमें भी अंग्रेजियत नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वदेशी तंत्र चाहिए, स्वराज्य चाहिए। इसका मतलब ये है कि अहिंसावादी क्रांतिकारी हों या हिंसावादी क्रांतिकारी हों, सपने दोनों के एक ही थे, कार्य दोनों का एक ही था, उद्देश्य दोनों का एक ही था, बस उद्देश्य को हासिल करने का तरीका अलग अलग था। हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह वाले रास्ते पे चलने वाले एक और महान क्रांतिकारी हुए सुभाष चंद्र बोस। 1940 में जब उन्होंने भारत छोड़ा और उनके कुछ मित्रों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर कहां जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फौज बनानी है जो भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों के ऊपर हमला करे और इस भारत को सशस्त्र क्रांति के रास्ते से आजाद करे, इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूं। तो उनके मित्र कहा करते थे कि मात्र इसलिए कि अंग्रेजों पर हमला करें और अंग्रेज हार के चले जाएं। उन्होंने कहा इतना ही नहीं है, अंग्रेज चले जाएं, उस देश की व्यवस्था को बदलने का काम शुरू किया जाए, इसके लिए मैं भारत छोड़ना चाहता हूं। और छोड़ा उन्होंने भारत, बनाई आजाद हिंद फौज और किया हमला अंग्रेजों के ऊपर, और कुछ हद तक वो सफल और सार्थक भी हुए उसमें। मैं आपके दिमाग में एक ही बात डालना चाहता हूं कि हिंसा वाले या अहिंसा वाले दोनों ही रास्ते पर चलने वाले क्रांतिकारियों के मन में एक बात स्पष्ट थी कि हमें वो भारत तो नहीं ही चाहिए जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया है, हमें तो कुछ नया भारत चाहिए। अब होना क्या चाहिए था? आजादी मिली 15 अगस्त 1946 को, 47 को माफ करिए, 46 में हमारे देश में ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, और उसके बाद हमारी अंतरिम सरकार बन गई थी। 17 सितंबर 1946 से इस देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और उसने कामकाज अपना संभाल लिया था, और अंग्रेजों की तैयारी थी कि ये जो अंतरिम सरकार है इसी को सत्ता का हस्तांतरण करके वो जाएंगे। तो 1946 में तय हो गया अंग्रेज चले जाएंगे, घोषणा भी हो गई। तो सरकारों को क्या करना चाहिए था कि सारे शहीदों के, वो हिंसा वाले रास्ते के हों या अहिंसा वाले रास्ते के, उनके सपनों को, उनके आदर्शों को, उनके घोषणा पत्रों को इकट्ठा करके सरकार को अपना नीति पत्र और घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि भाई आजादी के बाद तो हम तो इनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये आजादी पाई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहीदों के विचारों को, उनके घोषणा पत्रों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को सब दरकिनार कर दिया गया और भारत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे शहीद कभी भी तैयार नहीं। अब दर्द क्या है इस देश का? वो ये है कि हम भारतवासी हैं, आज भी विदेशी व्यवस्थाओं में जीवित हैं। हम एक तरफ कहते हैं आजाद हो गए हैं, लेकिन गुलामी के सारे कानून अभी भी हमारे ऊपर लदे हुए हैं। एक भी कानून इस देश ने आजादी के बाद खत्म नहीं किया जो अंग्रेजों ने गुलामी के लिए लाया था। इसलिए भारत स्वाभिमान मानता है कि ये आजादी अधूरी है, ये स्वराज्य अधूरा है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये एक तरह की परतंत्रता और गुलामी की ही स्थिति है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले इस देश पर राज करने वाले गोरे अंग्रेज थे, अब राज करने वाले कुछ काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं। इससे ज्यादा कोई अंतर इस देश की व्यवस्थाओं में नहीं आया। मैं कुछ उदाहरण से मेरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी, आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेपी सैंडर्स, उसको गोली मार दी थी लाहौर में। सैंडर्स को गोली क्यों मारी थी? सैंडर्स वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस देश के एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से इतना वार किया था कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। सैंडर्स नाम के जिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया, वो अधिकारी को जब पूछा गया कि तुमने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज क्यों किया, तो उसने कहा मेरा अधिकार था, मेरा कर्तव्य था। उसको जब पूछा गया कि तुम्हारा अधिकार कहां से आया,
तो उसने कहा एक कानून इस देश में लागू है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, उसने मुझे अधिकार दिया है लाठीचार्ज करने का। तो जड़ कहां थी? इंडियन पुलिस एक्ट नाम के कानून में। और इंडियन पुलिस एक्ट का जब कानून इस देश में बना और लागू किया गया तो वो साल था सन 1860। 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने ये कानून इस देश में लागू किया था, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून लंदन से पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था और भारत में इसको लागू किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस कानून के समय की जो बहस हुई थी उसके सारे दस्तावेज हमने निकाले और उनको बड़े बारीकी से और ध्यान से पढ़ा। अंग्रेजों ने ये पुलिस बनाई क्यों? क्योंकि 1860 के पहले इस देश में पुलिस नहीं होती थी। आज हम बोलते ना पुलिस कानून व्यवस्था का रक्षण करने के लिए है। 1860 में जब पुलिस बनी थी तो उसका यह उद्देश्य नहीं था कानून व्यवस्था का रक्षण करना। उनका उद्देश्य था भारत के क्रांतिकारियों को जमकर मारना, पीटना और उनके ऊपर अत्याचार करना। इसलिए इस कानून में एक व्यवस्था की गई कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस दिया गया। किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को राइट टू डिफेंस नहीं मिला। इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूं। राइट टू ऑफेंस क्या होता है और राइट टू डिफेंस का मतलब क्या है। अगर कोई अंग्रेज पुलिस अधिकारी के दिल में आए कि मुझे इसको लाठी से पीटना है, वो पीटेगा, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। मारेगा, पीटेगा, सिर फोड़ देगा, टांगे तोड़ देगा, लहूलुहान कर देगा आपको, ये उसका राइट टू ऑफेंस है। लेकिन जो पिट रहा है अगर वो लाठी को पकड़ेगा तो उसका अधिकार उसको नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है उसको। राइट टू डिफेंस नहीं है इसका माने आप पिटते रहिए। अगर आपने लाठी पकड़ी तो कानून कहता है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा कि आपने एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है? आपका सिर फोड़ देना लाठियों से, टांगे तोड़ देना, ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। और आप अगर लाठी पकड़ रहे हैं अपने बचाव के लिए तो आप उसको ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, तो मुकदमा आपके ऊपर चलेगा, ना कि पुलिस अधिकारी के ऊपर। ऐसा कानून इंडियन पुलिस एक्ट। तो सैंडर्स के खिलाफ जब अदालत में बात गई और सैंडर्स ने यह जवाब दिया कि मुझे तो कानून ने अधिकार दिया था, मैंने लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां मारी तो ये कानून है, मैंने उसका पालन किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। और सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया, उसको कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि अदालत ने कहा कि हम तो कानून के आधार पर फैसला कर सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते। न्याय देना एक अलग चीज होती है, कानून के आधार पर फैसला करना बिल्कुल अलग चीज होती है। न्याय तो ये कहता है कि जिस सैंडर्स ने लाला जी को मारा, लाठियों से सिर फोड़ दिया, उस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था, क्योंकि लाला जी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था इस देश का जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। वो तो एक शांति सभा करने की तैयारी कर रहे थे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। वो हिंदुस्तान की और अंग्रेजी सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे थे, कोई घर नहीं जला रहे थे, कोई बस को नहीं तोड़ रहे थे, कोई पुलिस जीप को नहीं तोड़ रहे थे, किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई वार नहीं कर रहे थे। वो तो शांति के साथ रॉलेट एक्ट भारत में लागू ना हो उसके खिलाफ एक सभा की तैयारी कर रहे थे। उस समय लाठियां बरसाई गई बिना उनको चेतावनी दिए हुए और उसमें उनकी मौत हुई। मुकदमा चला तो सैंडर्स बरी हो गया, क्योंकि कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ था। उस कानून के आधार पर अदालत ने फैसला दे दिया कि सैंडर्स का कोई कसूर नहीं है। बाद में उसका प्रमोशन करने की बात हुई, तब भगत सिंह को गुस्सा आया और शहीद आजम भगत सिंह को अकेले गुस्सा नहीं आया, उनके जो सहयोगी थे चंद्रशेखर आजाद, उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी शासन और न्याय व्यवस्था में हमको इतना भी न्याय नहीं मिल सकता कि हम हमारे क्रांतिवीर लाला लाजपत राय की मौत के बारे में सोच सकें, समझ सकें और उसका कोई रास्ता निकाल सकें, समाधान निकाल सकें, इतना भी नहीं मिल सकता। तो भगत सिंह ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे कानून अपने हाथ में लेकर न्याय करना पड़ेगा और उन्होंने वो किया। सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया।
मारने की कहानी वो आप सबको मालूम है, इसलिए सुनाना नहीं चाहता। और गुस्सा इतना था भगत सिंह को कि एक ही गोली में सैंडर्स मर गया था, फिर भी 2 गोली और चलाई उन्होंने उसके शरीर पर, इतना गुस्सा था। और उसके बाद भगत सिंह ने ऐलान किया कि अब मुझे फांसी हो जाए तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने न्याय ले लिया, अब फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं। अपने साथियों को एक दिन मीटिंग में बात करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि ये सैंडर्स का मरना जरूरी था, नहीं तो ये दूसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, तीसरे किसी लाला लाजपत राय को मारता, चौथे किसी लाला लाजपत राय को मारता। और हमारे पास लाला जी जैसे लोग बहुत कम हैं जो देश की आजादी के बारे में इतना काम कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरे लाला लाजपत राय को खो नहीं सकते। उससे बेहतर है कि हम सैंडर्स को विदा करें, इसलिए सैंडर्स का मरना जरूरी था। और उसके बाद की घटना तो आप जानते हैं, असेंबली में बम फेंका तो वो घोषणा पत्र अंग्रेजों तक पहुंचे इसके लिए। इन दोनों ही आधार पर फांसी हुई। तो मुझे जो कहना है वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह को जिस कारण से फांसी हुई, वो कारण तो 15 अगस्त 1947 के बाद बदल जाना चाहिए था। जिस कानून ने लाला जी के सिर पर लाठियां बरसाई, वो कानून तो जला दिया जाना चाहिए था इस देश में। सैंडर्स जैसे अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया, आजादी के बाद किसी पुलिस अधिकारी को ये राइट टू ऑफेंस कैसे दिया जा सकता है जो अंग्रेजों ने कभी दिया अपने अधिकारियों का, इस पर बहस होनी चाहिए थी लोकसभा में। लेकिन दुख और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर सैंडर्स ने लाला जी को लाठियां मार मार के शहीद कर दिया, वो इंडियन पुलिस एक्ट आज भी इस देश में चल रहा है और उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है। बस अंतर इतना ही हो गया है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज किया करती थी, अब काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती है। होता है कि नहीं इस देश में? आप अपनी कोई संवैधानिक मांगों को मानने के लिए, मनवाने के लिए, आप अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जब भी सरकार के सामने जाते हैं, पुलिस बर्बरता से लाठियों से पीटती है, मारती है, सिर फोड़ देती है, टांगे तोड़ देती है। ये आज भी होता है मन में। अभी थोड़े दिन पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं टेलीविजन बनाया है जिसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन जो आंखों से देख नहीं सकते। उन अंधे लोगों के संगठन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम कुछ नहीं था, अंधों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखनी थी और उनकी मांग बिल्कुल वाजिब थी और उनकी मांग साधारण सी थी, कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी कि हर एक अंधे के साथ एक ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने का मुफ्त अधिकार दिया जाए जो उसको सड़क दिखाता है, पार कराता है। साधारण सी मांग थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी। इस पर जंतर मंतर पर अंधे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कोई सरकार के सामने ज्ञापन रखने की बात सोची। पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया, 17 लोगों के सिर फाड़ दिए, सिर फट गए 17 लोगों। और उस दिन का दृश्य ये था कि अंधों के साथ जिनको दिखाई देता था वो तो भाग लिए इधर उधर की गली में क्योंकि उनको रास्ता पता था, लेकिन अंधे तो भाग नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, उनके तो सिर फट गए इस देश में। उस दिन मैंने सोचा, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? क्या हम आजाद हो गए हैं? इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है? आजादी के 62 साल के बाद अगर ये देखना पड़ रहा है हमको अपनी आंखों से। एक दूसरी घटना सुनाता हूं। हमारे देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है, जैसे अंधों का है वैसे विकलांगों का, जिनको कभी पोलियो हो गया, जिनके पांव खराब हो गए, पांव सूख गए, वो चल नहीं सकते, वो साइकिल रिक्शा से चलते। तो विकलांग लोगों का एक एसोसिएशन, उन्होंने कोई एक कार्यक्रम करने का तय किया और उस कार्यक्रम में एक उन्होंने रैली निकाली। उस रैली के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ,
और विकलांग जो भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, उनके सिर फूटे उसमें। एक तीसरी घटना सुनाता हूं आपको। हिंदुस्तान में राजस्थान एक नाम का राज्य है। उस राजस्थान राज्य के कुछ किसानों ने एक संकल्प लिया कि हमारे गांव को पीने का पानी मिलना चाहिए, हमारे खेत को पीने का पानी मिलना चाहिए, इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम हो। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला लिया था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें तो खोली जाएंगी, पीने का पानी मिले या ना मिले। और बहुत दुख और अफसोस है कि ये फैसला जिन्होंने किया था वो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी राजस्थान। उनका फैसला था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलें, लोगों को शराब मिले पीने को, पिलाने को, शराब में डुबो दो पूरे राजस्थान को। ये एक ऐसी पार्टी की सरकार का फैसला था जो भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता में शराब में डूब जाएं हम सब और डुबो दें सबको, ये कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है? सरकार का फैसला था, किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा हमको शराब नहीं चाहिए, हमको तो पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए, हमारे खेत को पानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कोई रैली निकाली तो पुलिस ने उस रैली के ऊपर गोलियां चलाई और 20 किसानों की मृत्यु हो गई उसी क्षण। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, देश आजाद हो गया है, देश स्वतंत्र हो गया है, इस देश के अन्नदाता के ऊपर, इस देश के उत्पादनकर्ता, सबसे बड़े उत्पादनकर्ता किसान के ऊपर अगर इस देश की नौकर पुलिस गोली चलाती है, नौकर मालिक की स्थिति में आता है और मालिक नौकर की स्थिति में आ जाता है, कैसी आजादी है, कौन सी स्वतंत्रता इस देश? और ये राजस्थान सरकार का अकेला कहानी नहीं है, बंगाल सरकार की कहानी भी ऐसी है। वो बीजेपी की सरकार थी, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। सिंगूर नाम का एक गांव है, वहां के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए, जमीन की सुरक्षा करने के लिए कोई आंदोलन छेड़ा। सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन छीनना चाहती थी, किसान जमीन देना नहीं चाहते थे। झगड़ा सरकार और किसानों का हुआ, सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई, 17 किसान एक ही दिन, एक ही समय में मारे गए। जमीनें छीनकर एक बड़ी कंपनी को बेची गई, वहां झगड़ा हुआ। और उस दिन फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी की सरकार की पुलिस हो या कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस हो, पुलिस एक ही है, पुलिस का चरित्र एक ही है, पुलिस का कानून एक ही है, पुलिस की व्यवस्था एक ही। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी पुलिस ऐसे ही काम करती है। इसका मतलब यह है कि सरकारें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई की भले बदलती रहें, पुलिस व्यवस्था नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी ही चलती है जो 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी। अगर पुलिस व्यवस्था 150 पौने 200 साल पुरानी है और पुलिस का कानून 1860 के साल का है और वो आज भी चलता है आजादी के 62 साल के बाद, तो हमको भारत स्वाभिमान की तरफ से ये कहना पड़ता है कि आजादी अधूरी है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज्य स्थापित हुआ नहीं है, इसलिए हमको भारत स्वाभिमान की जरूरत पड़ी। कब बदलेगा ये पुलिस कानून और क्यों नहीं बदलना चाहिए इसको? जिस पुलिस कानून के अत्याचारों के चलते लाखों भारतवासियों को शहादत देनी पड़ी हो, वो पुलिस कानून आजादी के बाद क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों वही कानून चलना चाहिए इस देश में? एक और उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों ने 1860 में एक और कानून बनाया था, जैसे ये पुलिस एक्ट बनाया ना, ऐसे एक और कानून बनाया था। उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसको आजकल हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। कलेक्टर नाम का एक अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया 1860 में। उसका काम क्या था? भारत के किसानों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के व्यापारियों से पैसे इकट्ठे करना, भारत के उद्योगपतियों से पैसे इकट्ठे करना और अंग्रेजी सरकार को कोष में भरना, ये काम था। इसलिए उसका नाम दिया गया कलेक्टर। कलेक्टर माने टू कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठे करने वाला अधिकारी कलेक्टर बना इस देश में। अंग्रेजों ने उसके लिए कानून बना दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट।
इस कानून के आधार पर एक परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा में अंग्रेजों को सेलेक्ट किया जाता था और भारत में कलेक्टर बना के नियुक्त किया जाता था। उनका मूल काम था गांव गांव, गली गली, नगर नगर से धन पैसा वसूल करके अंग्रेजों के खजाने में जमा करते रहना, इसके लिए वो हुआ करता था। अब आजादी आ गई, 15 अगस्त आ गया, 1947 हो गया, वो कलेक्टर तो अभी भी जिंदा है इस देश में, वो कानून तो अभी भी जिंदा है इस देश में। बस अंतर इतना है कि उसको पहले इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहा करते थे, अब उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहा जाता है। पोस्ट तो वही है, अधिकार तो वही है, व्यवस्था तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जितने अधिकार इस देश में अंग्रेजों के कलेक्टर को हुआ करते थे, उससे कुछ कम अधिकार नहीं है आजादी के 62 साल के बाद। अब अंग्रेजों के समय के कलेक्टर का थोड़ा चेहरा साफ सुथरा हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो नाम उसका कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहीं कहीं उसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। काम उसका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। और हमारे देश में ये जो नए कलेक्टरों को तैयार किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम वही है जो 1860 में था, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता था। हमारे देश में एक मसूरी नाम का छोटा सा स्थान है, वहां पर एक कॉलेज चलता है ये कलेक्टर लोगों की ट्रेनिंग के लिए। मैं कभी कभी वहां व्याख्यान देने के लिए जाता हूं। दुर्भाग्य से मेरे जैसे लोगों को कई बार वो बुला लेते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि तुम पहले तैयारी करते थे अंग्रेजों के जमाने में, वही तैयारी अब क्यों करते हो? अंग्रेज तो चले गए इस देश से। वो कहते हैं राजीव भाई क्या करें, कानून नहीं बदला, सिलेबस नहीं बदला, जो सिलेबस हम पढ़ते थे उस समय वही आज पढ़ते हैं, कानून भी वही है, इतिहास भी वही पढ़ते हैं जो अंग्रेज लिखकर छोड़ गए थे। अपना इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता उनको। इसलिए लगता नहीं कि कोई आजादी और स्वतंत्रता इस देश को मिल गई। और एक उदाहरण देता हूं, 1860 में अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये 1860 में बना। और इसके थोड़े दिन पहले एक कानून बनाया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, केंद्रीय उत्पाद कर का कानून, वो थोड़ा पहले आया। और उसके 1860 में दूसरा आ गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इन दोनों कानूनों को बनाने के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है हमको कि ये कानून आया क्यों। अंग्रेजों की संसद में बात हो रही है और ये अंग्रेज अधिकारी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 1857 में भारत में जो क्रांति हुई थी उसको वो विद्रोह कहते थे, क्रांति नहीं कहते थे, विद्रोह कहते थे। सैनिकों का विद्रोह था, ऐसा वो बोला करते थे। तो अंग्रेजी संसद में कह रहे हैं कि वो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उस विद्रोह ने हमारी कमर तोड़ दी। ये खुद अंग्रेज कह रहे हैं अपनी संसद में। कमर कैसे टूटी? 10 मई 1857 को शुरुआत हुई मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले से। भारतवासियों का गुस्सा इतना तेज था, उबाल इतना ज्यादा था कि अंग्रेज अधिकारियों के घर जला दिए मेरठ में 10 मई 1857 की शाम 5 बजे के आसपास। और कई अंग्रेज अधिकारी जलकर उसमें मर गए। जो भागे घरों से निकलकर, मोहल्ले और पड़ोस के लोगों ने उनको पीट पीट के मार डाला, उनको हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी उनकी। मेरठ में इतनी बड़ी क्रोध की अग्नि फैली थी उस समय। अगले दिन दिल्ली में शुरू हो गया। 11 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई तक दिल्ली के सारे अंग्रेजों का कत्लेआम हो चुका था। एक अंग्रेज दिल्ली में 5 दिन के बाद जिंदा नहीं बचा। फिर जलंधर में शुरू हो गई, होशियारपुर में शुरू हो गई, कपूरथला में शुरू हो गई। फिर ये क्रांति की लहर बरेली पहुंची, शाहजहांपुर पहुंची, सहारनपुर पहुंची। भारत के 350 स्थानों पर यह क्रांति 1 सितंबर 1857 तक फैल चुकी थी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज इसमें मारे गए, इस क्रांति में। और भारत